गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था कि जो संकुल है उसका सामर्थ्य किस पर डिपेंड करेगा, उस एम एल बॉन्डिंग पर, मतलब मेटल टू लिगेंड जो बॉन्डिंग हो रही है उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो जो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो किससे संबंधित होंगे? एक तो धातु आयन से, एक लिगेंड से, और अन्य फैक्टर्स के अंदर अपन ने देखा था जिसके अंदर सॉल्यूशन की जो प्रकृति थी, उसकी पीएच, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके बाहर वाले जो लिगेंड होंगे उस पर डिपेंड करेगी। अपन ने पहला देख लिया था धातु आयन से संबंधित कारक के अंदर, पहला पढ़ा था धातु आयन पर आवेश तथा आकार। ठीक है, जिसमें अगर अपन आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएं तो धातु आयन का आकार घटता है तथा उसके संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो धातु आयन का आकार बढ़ने से उसका संकुलों का स्थायित्व घटता है। नेक्स्ट अपना है धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संकुल में मेटल लिगेंड बंध सामर्थ्य मेटल टू लिगेंड तथा लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जितना ज़्यादा होगा स्थायी संकुलों का निर्माण होगा। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रारंभ में धातुओं का आकार बढ़ा तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है, अतः वे धातु आयन अपने चारों ओर अधिकतम लिगेंडों को स्थापित करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और जबकि सेव बड़ी है। ठीक है, मतलब जगह तो फुल है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अतः उच्च समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सार तथा सारीय मर्दा धातु तथा थर्ड बी के धातु उच्च समन्वय संख्या वाले संकुल बनाते हैं। और उच्च मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अर्थात ऑक्टाहाइड्रल आकृति के लिए दो रिक्त डी कक्षकों की आवश्यकता होती है। ये शर्त उपरोक्त धातुएं पूर्ण करती हैं। अब इसमें कंडीशन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड के जो मेटल टू लिगेंड है, बॉन्डिंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितना ज़्यादा होगा एम एल बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रारंभिक जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जबकि शेप उनकी क्या होती है, बड़ी होती है। इस वजह से वो उच्च समन्वय संख्या वाले स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि सार, सारी मर्दा धातु तथा थर्ड बी के जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड फॉर्मेशन का बनाते हैं। ठीक है, और उनके पास क्या होता है, दो रिक्त डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं जो जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिक्त डी कक्षकों की कमी होती जाती है। ठीक है, अगर अपन वो लेफ्ट टू राइट चलें क्या होगा कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो ब्लैंक डी कक्षक है उसकी संख्या में कमी आएगी। अतः वह क्या करेंगे, निम्न समन्वय संख्या वाले संकुल बनाते हैं। यदि धातु के डी कक्षक का विन्यास D0, D1 और D2 है तो अधिकतम 4 रिक्त डी कक्षक संभव हैं। अतः समन्वय संख्या 6 वाला अष्टफलक के संकुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब अगर डी कक्षकों का विन्यास D0, D1 और D2 है तो उसके पास 4 डी ब्लैंक कक्षक मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होगा कि समन्वय संख्या 6 वाला अष्टफलक के कॉम्प्लेक्स का इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाई ओर बढ़ने पर यदि धातु के डी कक्षक का विन्यास D7, D8 और D9 हो जाता है। ठीक है, अतः दो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्या होगा, अष्टफलक की ज्यामिति ना बन करके क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अर्थात स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। और बाई और अगर अपन जाएं तो डी कक्षक का विन्यास D10 तक हो जाता है। अतः समन्वय संख्या 4 वाले क्या होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलें, ठीक है, तो शुरू के अंदर अगर अपन डी कक्षकों की बात करें, D0, D1 और D2 विन्यास वाले जो डी कक्षक हैं उनके पास रिक्वायर्ड डी कक्षक, जो ब्लैंक डी कक्षकों की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती हैं। ठीक है, मतलब जितने रिक्त डी कक्षक चाहिए उतने रिक्त डी कक्षक मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ईजिली हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, मतलब समन्वय संख्या 6 वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनकी जो शेप होती है कैसी होती है, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अब अपन थोड़ा लेफ्ट टू राइट और आगे बढ़े। ठीक है, अर्थात D7, D8 और D9 की बात करें
तो D7, D8 और D9 के अंदर केवल 2 रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर ना बना करके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अर्थात स्क्वायर प्लेनर संरचना का निर्माण करते हैं। और अगर अपन D10 विन्यास की बात करें, ठीक है, तो ये समन्वय संख्या 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल होती है। थर्ड अपना है धातु के ग्राही इलेक्ट्रॉन ग्राही गुणधर्म, ठीक है, जो मेटल की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी है वो कि किसी संकुल में धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का होता है। अतः यदि धातु आयन की उच्च इलेक्ट्रॉन ग्राहिता हो तथा लिगैंड की उच्च इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हो तो जो मेटल टू लिगैंड बॉन्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इस प्रकार यदि कोई धातु आयन किसी लिगैंड के साथ स्थायी संकुल बनाता हो तो वह अन्य लिगैंड के साथ अस्थायी संकुल बनाएगा, ठीक है। अधिक विद्युत धन्य धातुएं अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ प्रबल संकुल बनाती हैं, ठीक है। जाते जैसे हेलोजन की बात करें कि हेलोजन लिगेंडों के साथ प्रबलता का क्रम देखें तो क्या होगा? FCl Br I, ठीक है। अतः यहाँ पर अगर अपन Hg2 की अधिक ध्रुवण शक्ति के कारण उपरोक्त से विपरीत बंध बनते हैं अर्थात F के साथ दुर्बल बंध बनेगा, ठीक है, क्योंकि F के जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी वो सबसे कम है जबकि I की ज़्यादा है। तो जो Hg+2 है वो I से इजीली इलेक्ट्रॉन लेने की ले लेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सामान्यतः अधिक धन्य प्रवृत्ति वाली धातुएं F व O के साथ उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्थायी संकुल बनाती हैं, जबकि मध्य धन्य धातुएं F और O की अपेक्षा N के साथ स्थायी संकुल बनाती हैं, ठीक है। कुल मिला के मेटल टू लिगैंड की जो प्रॉपर्टी है वो पाई एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। मतलब धातु की तो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और लिगैंड की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। अब अगर लिगैंड है वो इजीली डोनेट कर रहा है और मेटल इजीली एक्सेप्ट कर रहा है तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और जो मेटल है वो उस लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। जैसे धातु की धन्य प्रवृत्ति घटने पर वे एस व पी के साथ स्थायी संकुल बनाती है। इस आधार पर आवर्त सारणी की धातुओं को 3 श्रेणी के अंदर बांटा गया है, ठीक है। लिगेंड की डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अपन आवर्त सारणी को। वर्ग ए की अगर अपन धातु की बात करें, इस श्रेणी में वे धातुएं आती हैं जिसमें धातु के एल के प्रति बंधुता लिगैंड की क्षारकता के समानुपाती होती है अर्थात प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता के साथ स्थायी बंध बनता है, ठीक है। ऐसी धातु आवर्त सारणी के प्रारंभ में स्थित है अतः सारी मर्दा धातुएं और जो थर्ड बी की जो धातु है वो इस वर्ग के अंदर आती है। वहीं अगर अपन वर्ग बी की बात करें कि इस वर्ग में वे धातुएं रखी गई हैं जिसमें डी कक्षक लगभग भरा होता है अतः लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है अर्थात जो लिगेंड है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी धातुएं संक्रमण श्रेणी के अंत में स्थित है, ठीक है। अब है वर्ग सी की धातुएं। इस वर्ग में ऐसी धातुएं आती हैं जिनमें उपरोक्त दोनों धातुओं के गुण होते हैं, ठीक है। ऐसी धातुएं संक्रमण श्रेणी के मध्य में स्थित होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी है CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है। कि हम जानते हैं कि किसी संकुल की CFSE ऊर्जा वह मात्रा है जो डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप निकलकर संकुल को अतिरिक्त स्थायित्व को प्रदान करती है, ठीक है। मतलब CFSE का मान जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। अतः फलत जितना अधिक CFSE का मान होगा वह संकुल उतना ही अधिक क्या होगा? स्थायित्व प्रदान करेगा। अतः धातु संकुलों के स्थायित्व पर CFSE के प्रभाव को समझने के लिए हम प्रथम संक्रमण श्रृंखला के द्विधन्य धातु आयनों के एक्वा संकुल के स्थायित्व पर विचार करते हैं, ठीक है। अब CFSE के सेंट्रल मेटल पर इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कि हम जानते हैं कि धातु का आयनिक आकार घटने पर क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। अतः बढ़ते संकुलों के स्थायित्व के आधार पर धातु आयनों को अगर अपन जमाएं या अरेंज करें तो जो श्रेणी बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? इरविंग विलियम्स श्रेणी, ठीक है। अपन ने
सेकेंड ईयर में पढ़ी थी इरविंग विलियम्सन श्रेणी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि धातु आयनों का आकार बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। तो बढ़ते संकुल के स्थायित्व के आधार पर अगर अपन धातु आयनों को अरेंज करें और जो अपन को श्रेणी प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहेंगे, इरविंग विलियम्सन श्रेणी कहते हैं। अतः एक आवर्त में आयनिक आकार लगातार क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अतः अपेक्षित है कि संक्रमण श्रृंखला में परमाणु संख्या बढ़ने पर एक्वा संकुलों का स्थायित्व लगातार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस अपेक्षित स्थायित्व को Ca+2 से अपन Za+2 तक के आयनों के एक्वा संकुलों द्वारा समझ सकते हैं, जिसके लॉग के तथा इन आयनों के डी विन्यास के मध्य अपन ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ के बेसिस के ऊपर अपन देखेंगे कि अगर इन मेटल्स के अगर अपन वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएं और एक्वा कॉम्प्लेक्स बने तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर अपन Ca+2 से Zn+2 तक जाएं, मतलब Ca+2 के अंदर डी का विन्यास कितना है, D0। ठीक है, D0 से D10 की तरफ जाएं। ठीक है, और log K की वैल्यू देखें अर्थात MH2O का होल 6 की स्टेबिलिटी देखें तो क्या होता है कि सबसे पहले देखिए कि ग्राफ में क्या क्या होता है कि जब इन संक्रमण धातुओं के हेक्सा एक्वा संकुलों अर्थात MH2O का होल 6+2 के log K तथा द्विध्रुवीय धातु आयनों के डी विन्यास के मध्य अपन ग्राफ खींचते हैं तो दो कुबड़ मिलते हैं। कुबड़ का मतलब है उभार। ठीक है, जैसे दो उभार मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, प्राप्त होता है जैसा कि वक्र में स्पष्ट है। ग्राफ में Ca+2 Mn+2 व Zn+2 Ca+2 ठीक है, Mn+2 और Zn+2 ही ऐसे हैं जिनके लिए एक्वा संकुलों का जो वास्तविक स्थायित्व उतना ही है जितना कि आपेक्षिक है। ठीक है, अब अपन D0 से D10 तक अगर विन्यास देखें तो केवल कैल्शियम, मैंगनीज और जेड जिंक ही केवल ऐसे एक्वा संकुलों का वास्तविक स्थायित्व उतना होगा जितना कि अपने को प्रैक्टिकली वैल्यू ऑब्टेन होगी तथा शेष संकुलों का स्थायित्व अपेक्षा से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, रियल स्टेबिलिटी केवल और केवल 3 एलिमेंट्स की ही है। जल एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जो उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रृंखला के धातु आयनों के एक्वा संकुलों के स्थायित्व में उपरोक्त प्रकार के विचलन की व्याख्या इन उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE के मानों के आधार पर कर सकते हैं। अब अपन CFSE के मानों के आधार पर ये स्पष्ट करेंगे कि कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक के अलावा जो बाकी संक्रमण धातु हैं उनके एक्वा संकुलों का स्थायित्व इनसे अधिक क्यों होता है कि वक्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 से D3 अर्थात V+2 तक वेनेडियम तक देखें तो लेग के का मान बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए अगर अपन D0 से D3 तक जाएं अर्थात वेनेडियम+2 तक जाएं तो देखिए कि CFSE का मान बढ़ रहा है व बाद में वेनेडियम+2 से लेकर Mn+2 तक वापस D5 तक इसका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, जो उभार हैं वो तो हैं प्रैक्टिकल वैल्यू और जो सीधी लाइनें बता रखी हैं डॉट डॉट वाली जिसकी, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कर्व है। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि वक्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 से D3 तक वेनेडियम तक log K का मान बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है तथा D5 Mn तक आपेक्षिक मान के बराबर हो जाता है जो कि सरल रेखा पर स्थित है क्योंकि Mn+2 वाले संकुलों के लिए CFSE का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अतः अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। अब अगर अपन D5 की बात करें, ठीक है, कि D5 के log K का मान बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि D0 से D4 तक D5 तक तो उभार प्राप्त होता है। ठीक है, अब D5 के बाद में वापस से इसका मान Zn+2 तक बढ़ता है और वापस बीच में बढ़ता है और वापस घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं।